लिफ इलेक्ट्रोस्कोप में या इलेक्ट्रोस्कोप है वो किस यूज से अपन काम लेते हैं। तो यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप we can find the charged या we can find the charging body। कोई भी बॉडी चार्जिंग है या नहीं उसका अपन इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यस, निशा डिस्कनेक्ट हो। ग्लास कंटेनर है और ग्लास कंटेनर के अंदर ये इंसुलेटर है, ये एक मेटल रॉड है और यहाँ पे अपन कह रहे कि दोनों गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल है। यहाँ पर अपन कह रहे कि एक मेटेलिक या अपन कह रहे कि ब्रास, ये अपन कह रहे कि ब्रास स्फीयर है। अभी अपन कह रहे कि इस ब्रास स्फीयर के पास में एक चार्ज्ड कंडक्टिंग रॉड उठा आपने रखा, जैसे ग्लास रॉड है उसको मैंने पास में लाया, ये चार्ज्ड रॉड है, ग्लास रॉड है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। इसको अपने इस ब्रास स्फीयर के कांटेक्ट में लाया, जैसे ये कांटेक्ट में लाएगा तो इस वायर के थ्रू यहाँ पे भी कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जब अपन कह रहे कि एक ब्रास स्फीयर के एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड कांटेक्ट में आएगी तो इस मेटल वायर जो अपन कह रहे कि ब्रास से बना हुआ है, ब्रास मेटल वायर, ब्रास वायर, इस ब्रास वायर से होता हुआ चार्ज इस गोल्ड फॉइल पे आएगा। और जैसे दोनों चार्ज्ड फॉइल है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अगर डाइवर्जन इंक्रीज होता है तो हम कहेंगे कि जो बॉडी कांटेक्ट में ला रहे हैं वो चार्ज्ड है। अगर डाइवर्जन कम हो रहा है या डाइवर्जन पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो हम कहेंगे कि बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। तो when a charged body comes to contact to the brass sphere, then the charge will flow to the gold foil and the divergence between the foil will increases, अगर अपन कह रहे कि डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है तो उस केस में अपन कहेंगे it shows the body has some charge, अब ये इलेक्ट्रोस्कोप ये पता नहीं लगाता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज है, केवल ये पता लगाएगा कि उस बॉडी पे चार्ज है या नहीं। अगर बॉडी पे कैसा चार्ज है वो पता लगाने के लिए हम क्या कहेंगे, पहले से हमने कुछ चार्ज दे रखा है इलेक्ट्रोस्कोप को और फिर हमने कोई चार्ज बॉडी यहाँ पे रखा और अगर डाइवर्जन इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि सेम चार्ज होगा, डाइवर्जन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ऑपोजिट चार्ज होगा। नेगेटिविटी इंक्रीजेस। और अगर अपन बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस, ये उठा अपन करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, इसके बेसिस पर अपन जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा गया कि फॉर एन
ग्लास, इसको अपन रब कर रहे हैं। बताओ फर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फर पे अपन करें कि पॉजिटिव आएगा, और ग्लास पे कैसा आएगा? नेगेटिव। ग्लास पे नेगेटिव आएगा। अगर अपन करें कि सेकेंड, जैसे हमने कहा ग्लास एंड सिल्क, इसको अपने रब किया, ग्लास को सिल्क से रब किया, तो ग्लास पे कैसा चार्ज आया? ग्लास सीरीज में पॉजिटिव। पॉजिटिव, ग्लास पे पॉजिटिव आएगा। और हम कहेंगे कि सिल्क है, उस पे नेगेटिव आएगा। जैसे हम हेयर है, हेयर को प्लास्टिक स्केल से रब किया, प्लास्टिक से रब किया, तो बताओ हेयर पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड प्लास्टिक स्केल पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपने को याद रखना है, कई बार अपने को पूछा जाता है। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन बट मास इज वेरिएबल ड्यूरिंग मोशन। जब मोशन होती है तो अपन करें कि मास वेरिएबल है, और उसको अपन कैसे कहेंगे? जैसे m इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। कुछ इस टाइप से मास अपन कह रहे कि मोशन के साथ वेरी करेगा। यहाँ पर जो एम नॉट है उसको अपन कहेंगे रेस्ट मास, मतलब मोशन करेगा, और वी जो है वो अपन कह रहे कि स्पीड ऑफ मास है, स्पीड ऑफ मास। और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। एम नॉट रेस्ट मास है, बी स्पीड ऑफ मास है, और सी स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास है। तो मास वेरी करता है मोशन के साथ में, बट चार्ज अपन करें कि मोशन के साथ में वेरी नहीं करता है। सेकेंड अपन कहेंगे चार्ज क्वांटाइजेशन लॉ। यस, यहाँ तक नोट कर लो। टोटल चार्ज है वो अपन कह रहे कि कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स अपन कह रहे कि प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 अप टू n चार्जेस हैं, तो उन n चार्जेस का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस Qi इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी को अपन कहेंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ। टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू अपन कह रहे कि टोटल फाइनल चार्ज। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम कह सकते हैं कि Q इनिशियल इक्वल्स टू अपन कह रहे कि Q फाइनल होगा। किसी सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज टोटल फाइनल चार्ज के इक्वल होगा। इसी को अपन चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहेंगे। लॉ क्या कहता है? द चार्ज is always the charge is always integer multiple of the charge of the electron। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज हमेशा, जैसे ये अपन करें Q है, और Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि n जो है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, -2 -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। ये अपन कह रहे कि इंटीजर मल्टीपल है, n इंटीजर है। E जो है वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, कभी भी डेसिमल के फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक नोट करके अपन लिख सकते हैं, चार्ज नेवर बी एग्जिस्ट, फर्स्ट पॉइंट, चार्ज नेवर बी एग्जिस्ट in the form of fraction या अपन करें कि डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने को कहा जाए कि Q इक्वल्स टू 1/2E, तो हम कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज Q इक्वल्स टू 3.14E, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज या तो 2E, 3E, 4E, 5E इसी की फॉर्म में इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम बात करें बेटा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो है वो अपन कह रहे कि 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। मतलब अपन कहेंगे कि U जो है वो अप क्वार्क है, और D जो है वो डाउन क्वार्क है। अभी अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अप क्वार्क होता है 2/3E एंड डाउन क्वार्क होता है -1/3E। जब अपन कह रहे कि चार्ज, क्वांटाइजेशन लॉ हमें ये कहता है कि चार्ज जो है वो अपन कह रहे कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्वार्क्स पार्टिकल है वो 2/3E और -1/3E के इक्वल है, मतलब इस फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसको अपन कहेंगे कि ये जो क्वार्क्स पार्टिकल है वो एनर्जी पार्टिकल है, और एनर्जी पार्टिकल में अपन कहेंगे कि ये मोमेंट्री पार्टिकल है। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अपन कह रहे कि ये पार्टिकल एमिट होते हैं और फिर एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। इसलिए जो स्टेबल यूनिट है चार्ज की, जो अपन कह रहे कि स्टेबल यूनिट ऑफ चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल लेंगे। मतलब अपन कहेंगे कि these quarks particle are in the form of fraction, but these are not stable particles. These are not the stable particle. Stable particles. The stable particles. The stable particle of the charge is the charge of the electron. चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसलिए अपन कहेंगे कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। Sir, can you explain it again? यस, हम कह रहे हैं कि जो मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब हम प्रोटॉन को और सब डिवाइड करेंगे तो प्रोटॉन 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। जबकि न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3E और डाउन क्वार्क का होता है -1/3E। बट ये जो चार्ज पार्टिकल फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये स्टेबल नहीं है। एक मोमेंट के लिए अपन कह रहे कि रिलीज होंगे और फिर एनर्जी के फॉर्म में अपन कह रहे कि रिलीज हो जाते हैं। तो स्टेबल यूनिट ऑफ द चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबल यूनिट है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है।
यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बट अपन कह रहे हैं कि ये मोमेंट्री पार्टिकल है, इसलिए अपन कहेंगे कि एनर्जी जो स्टेबल यूनिट है वो अपन कह रहे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, sir. सर प्रोटॉन यू और क्या से डिवाइड होता है? यू डी। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है। ओके सर। ये यू है एंड डी है, और न्यूट्रॉन है उसमें 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क है। यू फॉर अप क्वार्क, डी फॉर डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3 ई। देखो न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज 0 होता है, वो कैसे? अप क्वार्क का चार्ज कितना है? +2/3 ई, डाउन क्वार्क का -1/3 ई, और डाउन क्वार्क का -1/3। तो नेट चार्ज न्यूट्रॉन पे 0 होता है। इसलिए जब मैंने कहा था कि मास प्रेजेंट है तो चार्ज का होना जरूरी है या नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है, उसमें मैंने एग्जांपल फोटोन का दिया था। फोटोन हैज मास बट नो चार्ज। मैंने वहां पे न्यूट्रॉन नहीं कहा था कि न्यूट्रॉन हैज मास बट नो चार्ज, नहीं, न्यूट्रॉन के पास में भी चार्ज है, क्वार्क्स पार्टिकल के फॉर्म में है। नेट चार्ज जरूर 0 है, बट चार्ज उसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने एक्सेप्शन में वहां पे न्यूट्रॉन नहीं कहा था, केवल फोटोन का एग्जांपल दिया था। सर यस। सर तो इलेक्ट्रॉन कोई भी सब पार्टिकल से नहीं बना है। 6.25 into 10⁻18। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 into 10⁻18 के इक्वल। प्रेजेंट इन 10 ग्राम वाटर। 10 ग्राम वाटर के अंदर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है वो अपने को फाइंड करना है। कि प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसी प्रॉब्लम गिवन होती है, और अपने को कंपटीशन में भी पूछा जाता है। सबसे पहले 10 ग्राम में हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम वाटर। इस नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्तुति बताओ बेटा, कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स? हमें मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स अपने को फाइंड करना, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। यस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अभी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है? 10। और वाटर है, वाटर के लिए अपन कह रहे कि मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम। वाटर H2O होता है, और H2O को अपन लिख सकते हैं 2 + 16, मतलब 18 ग्राम हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास। इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये अपन कह रहे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। अब ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिएगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि वाटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। और फाइंड कैसे करेंगे? तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स, और एक एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 10। टोटल कितने होंगे? ऑक्सीजन में 8 होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो उसमें 2 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल अपन कह रहे 10 हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स अपने पास है 10/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 हो गया। इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23
25/18, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अभी अपन कह रहे हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज अपने को फाइंड करना, टोटल पॉजिटिव चार्ज। और टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको अपन कह रहे प्रोटॉन के एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको अपन कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 6.023 10⁻25/18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और उसको हम कह सकते हैं 6.023 इंटू 1.6/18 इंटू 10⁻6 हो गया, और इसको 5 लिख लो और इसको 16 लिख लो। तो ये अपन कह रहे कि कूलम टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। Find the total positive charge present in 6 gram copper penny into Avogadro number. Avogadro's number, number of moles into Avogadro's number. Number of moles कितना है, तो हम कहेंगे कि 6 ग्राम अपॉन कितना मॉलिक्यूलर मास 63.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 6 इंटू 6.023 अपॉन 63.5 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हो गया। अभी अपन कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, कॉपर में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे? एटॉमिक नंबर क्या होता है कॉपर का? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर अपन बात करें तो 6 इंटू 6.023 अपॉन 63.5 इंटू 29 इंटू 10⁻23, ये अपन करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। अभी अपन करें कि टोटल पॉजिटिव चार्ज देखें, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज में अपन कहेंगे 6 इंटू 6.023 इंटू 29 अपॉन 63.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 23 तो +4 हो गया। ये अपन करें टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। सर मैंने 29 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ, ध्यान रखना छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आंसर यस, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, जैसे अपन कह रहे कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है, जैसे ग्रेविटेशन में अपने न्यूटन्स लॉ देखा था, सिमिलर टाइप से अपन कह रहे कि एक कूलॉम्स लॉ है। ये अपने पास चार्ज Q1 है, अनदर चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन अपन कह रहे कि R है। और कूलॉम्स लॉ कहता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ according to Coulomb's law, the electrostatic force between
two point-like charges A first directly proportional to the product of both charges that means we can say electrostatic force is directly proportional to Q1 Q2, that is equation 1. And second, inversely proportional to the square of the distance between both charges. That means हम कह सकते हैं Fe is inversely proportional to R square. ये अपन करेंगे इक्वेशन 2 है. फर्स्ट कह रहा है कि कूलॉम फोर्स है वो Q1 Q2 दो चार्ज है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नल कांस्टेंट which is called electrostatic constant and value of electrostatic constant K depends on types of measuring system. The value of K जैसे G जो था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था बट यहाँ पर K यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. K अपन कह रहे मीडियम पे भी डिपेंड करेगा. K जो है वो अपन कह रहे कि अलग अलग मेजरिंग सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करा. द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन मेजरिंग सिस्टम. जैसे फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम अपन बात करते हैं SI सिस्टम. तो SI सिस्टम के लिए अगर अपन बात करें फॉर SI सिस्टम के लिए K इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है और उसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर. ये अपन कह रहे कि K की वैल्यू है. और यहाँ पर एक टर्म अपने यूज किया एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट को जो एप्सिलॉन नॉट है उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और वी कैन से एयर. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर ये अपन कह रहे कि और उसकी वैल्यू क्या होता है. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगा 8.85. ये डाटा सभी याद रखना होता है. 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा. एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे हम एप्सिलॉन और 0 लिखा है इसलिए अपन कहेंगे कि नॉट एप्सिलॉन नॉट. ये अपन कह रहे कि इसको हम रीड करेंगे. तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगा. कूलॉम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A2T2. न्यूटन का डायमेंशन M1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर का L2.
तो फाइनली हमें डायमेंशन मिलता है m-1 L-3 T4 A2 के इक्वल होगा। ये भी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। m-1 L-3 T4 A2 ये अपन कह रहे कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। m-1 L-3 T4 A2 के फोर्स की बात करें तो फोर्स देखो क्या मिलेगा। अगर हम फोर्स इन वैक्यूम देखें, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, वैक्यूम की जगह हम एयर भी कह सकते हैं, वैक्यूम या एयर दोनों में वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि F दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के इक्वल होगा। वैक्यूम में अगर दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्सेस पूछा जाए तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कि इन सीजीएस सिस्टम की बात करें, सेकेंड जैसे सिस्टम अपने पास सीजीएस सिस्टम है, इन सीजीएस सिस्टम इन सीजीएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम के लिए अगर अपन बात करें, सीजीएस सिस्टम के अंदर के की वैल्यू है वो यूनिट होता है, 1 के बराबर होगा। तो उस केस में अपन कह रहे कि फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। और फोर्स की यूनिट क्या होगा, डाइन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और उसको अपन कहेंगे डाइन। Sir, the value of K is 1 only in vacuum, right? हाँ, वैक्यूम या अपन कह रहे कि कोई भी मीडियम भी हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो 1 के इक्वल होगा। सीजीएस में इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। सर कोई भी मीडियम के लिए? हाँ, कोई भी मीडियम के लिए, क्योंकि सभी नहीं, मीडियम के लिए अलग हो जाएगा। मीडियम कोई भी मीडियम नहीं, वैक्यूम के लिए 1 होगा। ये ओनली फॉर वैक्यूम है। मीडियम के लिए आगे अपन डिस्कस करेंगे फॉर वैक्यूम। ओके सर। इसको अपन कहेंगे कूलॉम्स लॉ। ये जैसे अपने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज कूलॉम्स लॉ इन सीजीएस है, या कूलॉम्स फोर्स इन सीजीएस, कूलॉम्स फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में अगर कूलॉम फोर्स की बात करें तो हम कहेंगे Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज Q1 इक्वल्स टू अपन कह रहे कि 1 माइक्रोकूलम है, अनदर चार्ज Q2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर के इक्वल है, और हमें कहा गया कि फाइंड फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है वो अपने को फाइंड करना। Sir, in vacuum? जब दिया हुआ नहीं होता है तो हम वैक्यूम लेके चलेंगे, ये अंडरस्टूड होता है। मीडियम मेंशन नहीं है तो हम वैक्यूम का ही यूज। एफ क्या था फॉर्मूला अपने पास, फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला 9 टू द 18 इंटू 10⁻⁹ माइनस 12 हो गया। मीन्स इसको अपन लिखेंगे 118 इंटू 10⁻⁻³ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1
1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। Sir, does this force act opposite to the charges? यस, मतलब ऑपोजिट टू द चार्जेस नहीं, दोनों में डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। दोनों सेम टाइप के जब चार्जेज होता है तो फोर्स रिपल्सिव होता है, और अगर ऑपोजिट चार्जेज होता है तो फोर्स का नेचर अट्रैक्शन होगा। डायरेक्शन दोनों में ऑपोजिट होगा, इसलिए अपन कह रहे कि फोर्स इधर, ये अगर फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, तो अगर हमें पूछा जाए कि F1 और F2 तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। F1 इक्वल्स टू F2 और 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन होगा। सर लेकिन वेक्टर फॉर्म में वो नेगेटिव होगा ना? नहीं, वेक्टर फॉर्म में अपन कह रहे आगे अपन देखेंगे, या तो मैग्नीट्यूड देखा हमने, ये सिंपल हमने ओके सर। मैग्नीट्यूड देखा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो अपन कह रहे कि इक्वल रहेगा। डायरेक्शन को हमने एरो से दिखा दिया यहाँ पे कि Q2 के कारण Q1 पे फोर्स इधर लगेगा और Q1 के कारण Q2 पे फोर्स इधर लगेगा। ओके सर। अभी जैसे इसी से रिलेटेड एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन, जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज वो 10 ESU के इक्वल है, ये Q1 है। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। दूसरा अपन कह रहे कि Q2 वो 20 ESU के इक्वल है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हमें कहा गया कि फाइंड F, दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स अपनी को कैलकुलेट करना है। टू कितना बेटा? 2 2। गुड। मतलब अपन कह रहे हैं कि अगर हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स इन CGS सिस्टम तक, फोर्स इन CGS सिस्टम, एंड CGS सिस्टम में फोर्स जो है F, दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर डाइन होगा। यूनिट में अपन लिखेंगे डाइन। Q1 की वैल्यू 10 है, Q2 की वैल्यू 20 है, R की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 डाइन। तो ये दोनों जो चार्जेस है उसके बीच में लगने वाला फोर्स है, 2 डाइन के इक्वल होगा। डन सर। If 25% of one charge is transferred to the other charge, then other charge, and again placed at equal distance r, equal distance r, then find the force between both charges, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स अपने को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ F के टर्म्स में अपने को फोर्स को फाइंड करना है। मतलब 25% ऑफ Q का मतलब है Q/4 जो चार्ज है वो अपन कह रहे कि एक में से दूसरे में ट्रांसफर किया गया है, तो Q1 कितना बचेगा, Q minus Q/4, and that becomes 3Q/4, and Q2 कितना होगा, तो Q2 होगा Q plus Q/4, और वो हमें मिला 5Q/4। ये Q2 है, Q1 3Q/4 है और Q2 की वैल्यू 5Q/4 के इक्वल है। अभी इस दोनों के बीच में नया फोर्स सपोज F' है, और वो कितना होगा कि ये चार्ज अपन करें कि 3Q/4 Q1 है, अनदर 5Q/4 है, और सेम डिस्टेंस R पे दोनों को रखा गया है।
तो नया फोर्स K 3Q/4 इंटू 5Q/4 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 15/16 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितना है F, तो 15/16 F के इक्वल होगा। नया जो फोर्स है F टेस्ट वो 15/16 F के, एंड अगेन प्लेस द at same distance R, then find the force between both charges in the form of F। F के फॉर्म में अपन कह रहे कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो अपने को फाइंड करना। पहले दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं और कांटेक्ट में ला के वापस सेम डिस्टेंस पर अपन शिफ्ट कर रहे हैं। So यस बेटा, कितना 1 मिला? by 8 F। 1/8 F। गुड। F/8 जो है वो फोर्स लगेगा। गुड। देखो यहाँ पे अपन कैसे इसको डिस्कस करेंगे। इनिशियली बेटा फोर्स कितना है, तो हम कह रहे कि इनिशियली फोर्स F जो है वो होगा K 2Q इंटू बटा Q अपॉन R स्क्वायर। मीन्स ये फोर्स अपने को मिला 2KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, फोर्स नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मीन्स अभी अपन कह रहे हैं कि दोनों को जब आपस में कांटेक्ट में लाया बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि इस पे चार्ज 2Q है और इस पे चार्ज अपन कह रहे कि -Q है, और जब दो स्फीयर को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं और दोनों आइडेंटिकल है, तो चार्ज दोनों का टोटल का हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आधा आधा चार्ज रह जाएगा। टोटल चार्ज कितना था 2Q एक पर, दूसरे पर -Q, और उसका हाफ। तो अभी अपन कह रहे कि जैसे इसको हमने सेपरेट किया, वो चार्ज तो एक पे चार्ज Q/2 है और दूसरा वो भी आइडेंटिकल स्फीयर है तो उस पर भी चार्ज Q/2 होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन अपन कह रहे कि R के इक्वल है, तो ये सेपरेशन अपन कह रहे कि R हो गया। दैट मीन्स वी कैन से अभी जो न्यू फोर्स है वो हमें मिला के Q/2 ओवर R स्क्वायर के इक्वल है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 के Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर। उसको मुझे ऐप के टर्म्स में लिखना, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऐप की वैल्यू 2KQ स्क्वायर अपन R स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे अपने को मिलेगा 1/8, और ये हमने लिखा 2KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये ऐप डैश है, और इसको अपन लिख सकते हैं F/8। जो नया फोर्स है वो अपन कह रहे कि F/8 के इक्वल हो। मेटल स्फीयर first comes to contact with A, and then comes to contact
with sphere B with sphere B, then with sphere B, now A and B again placed at same distance, then find the force between both charges, then find the force between both charges in the form of F. F के टर्म्स में अपन कह रहे कि नया फोर्स कितना होगा, वो फोर्स अपने को फाइंड करना। Sir, 3/8F. 3/8F। निशा, आपका क्या आंसर आया? F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है, ये F की वैल्यू है। अभी अपन कह रहे हैं कि A और C को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है। ये जैसे अपन कह रहे कि केस 1 अपन देख रहे हैं जिसमें A और C को कांटेक्ट में ला रहे, A है और C आपस में कांटेक्ट में लाया, तो इस पे चार्ज Q था, इस पे 0 था, तो चार्ज अभी टोटल का हाफ हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है, तो Q प्लस 0/2 मतलब Q/2 चार्ज आ जाएगा। तो A पे चार्ज Q/2 एंड C पे भी चार्ज Q/2 है। अभी केस 2 जिसमें अपन कह रहे हैं कि B और C उसको वापस कांटेक्ट में लाया, ये B है, C है, B पे चार्ज कितना था Q, C पे चार्ज कितना था Q/2, तो अभी चार्ज क्या हो जाएगा टोटल का हाफ, मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे Q प्लस Q/2 अपॉन 2 हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3Q/4, ये अपने पास, मीन्स अभी अपन कह रहे हैं कि B पे जो चार्ज है वो 3Q/4 है और C पे चार्ज भी 3Q/4 है, बट हमें तो A और B के बीच में फोर्स चाहिए, तो ये A हो गया जिस पे चार्ज अभी नया Q/2 है, ये B है जिस पे चार्ज 3Q/4 है, दोनों के बीच का सेपरेशन अपन कह रहे कि R है, तो यहाँ से अपन कह रहे कि जो फोर्स है F टेस्ट इक्वल्स टू K Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन 8 के इक्वल होगा, तो जो नया फोर्स है वो 3/8 F के इक्वल होगा। इतना फोर्स अपन कह रहे कि दोनों स्फीयर के बीच में लगती। परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल के या अपन कह सकते हैं एप्सिलॉन आर, वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, इसको अपन डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
of medium. 2. Electrical permittivity of vacuum. Electrical permittivity of vacuum. Electrical permittivity of medium to electrical permittivity of vacuum. या दूसरी डेफिनेशन अपन देखें तो हम कह सकते हैं K या एप्सिलॉन R that will be equals to F naught upon F m K equal होगा force in vacuum to force in medium. Force in vacuum to force in medium. Force in vacuum to force in medium. और वैक्यूम में फोर्स क्या होता है तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. मीडियम में फोर्स होगा Q1 Q2 एंड 4 एप्सिलॉन R स्क्वायर. मीन्स यहाँ पर भी अपने को एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा. तो ये अपन कह रहे कि फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. अगर बेटा अपन कहे कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है तो रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. फोर्स अपॉन फोर्स, परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एंड अगर अपन इसकी वैल्यू देखें एप्सिलॉन आर तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है. एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा. अगर अपन बात करें फॉर वैक्यूम या अपन बात करें फॉर एयर, वैक्यूम या एयर, उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 के इक्वल होता है. अगर अपन बात करें फॉर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को एक टाइप का अपन इंसुलेटर कह सकते हैं. इंसुलेटर आगे अपन डिटेल स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में जो है डाइलेक्ट्रिक होता क्या है. तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी होता है. जैसे अपन बात करें फॉर वाटर तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर उसकी वैल्यू 80 होता है. अगर हम बात करें फॉर कंडक्टर, कंडक्टर और कंडक्टर में हम कहेंगे जैसे मेटल कहा जाए तो मेटल क्या है कंडक्टर है. तो मेटल या कंडक्टर की अगर अपन बात करें तो एप्सिलॉन आर वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है. ये अपने को याद रखना है. कोई भी मेटल अगर है या अपन कह रहे कि कंडक्टर है तो उसके लिए एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी के इक्वल होगा. Sir, so if it's infinity, then epsilon naught will be zero, right? But how can it be zero? नहीं, इन्फिनिटी एप्सिलॉन नॉट जीरो कैसे होगा. एप्सिलॉन नॉट जीरो नहीं हो रहा है. हम कह रहे हैं कि हाँ आपने कहा कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो अपन कह रहे कि एप्सिलॉन आर होता है. तो यहाँ पे फोर्स जब अपन कह रहे कि जीरो होगा, फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, जब मीडियम में फोर्स जीरो होगा तो एप्सिलॉन आर जीरो होगा, इन्फिनिटी होगा. अगर दो चार्जेस के बीच में हमने एक कंडक्टर रख दिया तो दोनों के बीच का फोर्स है वो जीरो हो जाएगा. Okay, sir.